मेरी बहन की शादी थी लेकिन मैं नहीं जा पाया। मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। जब इतवार को मैं घर आया तो बहन की शादी हो चुकी थी। अब्बा जी बोले अगर तुम बहन के घर गए तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसकी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई है और तुम एक चौकीदार हो। 2 महीने बाद मैं अपनी बहन के घर गया तो उसके शौहर को देखकर मैं चौंक गया क्योंकि वो तो मेरे लिए वो दिन किसी खुशी से कम नहीं था जब मुझे अस्पताल में चौकीदारी की नौकरी मिली थी। खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं अब अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा और अपनी बहन को भी खूब पढ़ाऊंगा। मेरा नाम बिलाल है और मैं भावलपुर के खूबसूरत शहर का रहने वाला हूँ। मेरी एक ही लाडली बहन है जिसका नाम जैनब है। क्योंकि जैनब मुझसे छोटी थी इसी वजह से वो लाडली थी। मेरी तो उसमें जान बसती थी। जैनब ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया क्योंकि पढ़ाई में वो होशियार लड़की थी, इसलिए वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। इन दिनों मैं भी घर में खाली बैठा था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मेरे अब्बू जी की एक छोटी सी करियाने की दुकान थी जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे। घर के हालात को देखते हुए जैनब ने आगे पढ़ाई ना करने का फैसला किया था, लेकिन मैं जानता था कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इस बारे में मैंने अब्बू जी से बात की तो वो बोले कि इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर में करने तो घर के काम काज ही है ना। मैंने शहर में गवर्नमेंट कॉलेज का पता किया तो एडमिशन फीस 8,000 थी। मैंने अपने दोस्तों से 8,000 उधारा ले लिया और जैनब से बोला कि तैयार हो जाओ तो वो बोली भैया कहाँ जाना है। मैंने कहा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उससे बताया कि आज कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाना है तो वो बोली भैया दाखिला फीस कहाँ से आएगी, अब्बू जी ने तो मना कर दिया है कि जितना पढ़ लिया है उतना काफी है। तो मैं बोला तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बू जी से खुद ही बात कर लूंगा और मैंने दाखिला फीस का भी बंदोबस्त कर लिया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। जब मैं काम पर जाने लगूंगा तो उन्हें दे दूंगा। तुम बस कॉलेज जाने की तैयारी करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। तो जैनब बोली नहीं भैया मैं अब्बू जी की इजाजत के बगैर कॉलेज में दाखिला नहीं लूंगी। रात को जब अब्बू जी आए तो जैनब ने उन्हें खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं अब्बू जी के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला अब्बू जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो वो बोले बेटा हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जैनब का कॉलेज में दाखिला करा दूं। आप फिक्र ना करें, मैंने फीस का बंदोबस्त कर लिया है। आप जानते हैं कि जैनब को पढ़ने का कितना शौक है। मैं नहीं चाहता कि वो घर के हालात की वजह से अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं और मैं उसकी हर ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तो अब्बू जी बोले देख लो बिलाल बेटा। अब्बू जी ने जेब से निकाल कर मुझे कुछ पैसे दिए तो मैं बोला अब्बू जी मेरे पास पैसे हैं, ये आप अपने पास रख लें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूंगा। मैं फौरन जैनब के पास गया और उससे कहा सुबह तैयार रहना क्योंकि मैंने अब्बू जी से इजाजत ले ली है। उन्हें तुम्हारे कॉलेज जाने पर कोई मसला नहीं है। ये सुनकर जैनब बहुत खुश हुई। मैंने उसे तंग करने के लिए कहा देखो तो खुशी से कितनी मोटी हो गई हो। तो वो चिढ़ गई और मुझसे नाराज होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह मैं जैनब को साथ लेकर कॉलेज किया। उसका दाखिला करवाने के बाद हम वापस घर आ रहे थे तो जैनब बोली भैया मुझे बिरयानी खानी है। हम लोग बिरयानी की दुकान पर रुके। मैंने वहां से 2 प्लेट बिरयानी ऑर्डर कर दी। मैंने दुकान वाले से कहा कि 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दो। तो जैनब बोली बिरयानी नहीं भाई, घर पर जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बिरयानी तो ठंडी हो जाएगी, हम लोग यहीं पर बैठकर खा लेते हैं। तो मैं उससे लेकर दुकान के अंदर चला गया जहाँ मेज लगे हुए थे। हम दोनों एक मेज के पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों बिरयानी खाने में बिजी थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में बड़े मेज की तरफ नजर दुराई तो उधर कुछ गुंडे नशे की हालत में कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो जैनब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर जैनब ना होती तो शायद मैं उनका खून कर देता, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के लफ्ज जो वो बक रहे थे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैनब को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके उसी बिरयानी वाले दुकान पर गया, लेकिन मुझे वहां पे गुंडे नहीं मिले। उसके 2-3 दिन बाद जैनब ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरी रोज की रूटीन थी कि मैं सुबह उसको कॉलेज छोड़ के आता और छुट्टी के वक्त लेने के लिए चाहता। एक दिन छुट्टी के वक्त जब मैं जैनब को लेने के लिए कॉलेज गया तो मैंने उन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा। लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ थी, इसलिए मैं जैनब को लेकर घर आ गया। अगले दिन जैनब को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले जैनब की कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडा दिखाई दिया तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। जैनब को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक मेरा दोस्त मिला। उसने कहा कि एक जगह काम के लिए एक हेल्पर की जरूरत है, तुम वहां पर पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही जाना होगा। ये ना हो कि वो किसी और को काम दे दे। मैं उधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे वक्त का पता ही ना चला। जब मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैं जल्दी से जैनब को लेने के लिए
चला गया क्योंकि मैं पहले से लेट हो गया था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये देखकर मेरे गुस्से की हद ना रही कि उन गुंडों में से एक लड़का जिसका नाम असद था जैनब के पास खड़ा बातें कर रहा था और जैनब इस कदर घबराई हुई थी कि उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। बदले में वो भी मुझे मारने लगा। जैनब उसके आगे हाथ जोड़ने लग गई कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। वो बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं उसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने उसे बिरयानी वाले की दुकान पर देखा था। मैं बोला, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तो वो बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस शहर में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और खून को देखकर जैनब पागल हो रही थी। वो मुझे बड़ी मुश्किल से खींचते हुए घर ले आई। घर जाते ही उसने मेरे सर पर दवाई लगाई। माँ भी मेरी चोट देखकर परेशान हो गई। मैंने जैनब को सख्ती से मना कर दिया कि इस बारे में अब्बू जी को कुछ भी ना बताए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद जैनब दूध में हल्दी डालकर मेरे लिए लेकर आई तो मेरे आगे दूध का गिलास रखते हुए बोली, भैया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए और फिर वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब इन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। मेरा एक ही भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज उसकी धुलाई कर दी है, तुम कल देखना वो नहीं आएगा, फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं लेट ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता माँ ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे सामने हथियार लिए 3 आदमी खड़े थे। उनके पीछे एक मोटा आदमी आया और मुझसे बोला, तुम्हारा ही नाम बिलाल है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वो कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों का इस जमीन पर रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में अब्बू जी भी दुकान से आ गए तो वो आदमी अब्बू जी से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जिस चीज पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो और वो उससे ना मिली हो। तो मैं बोला, ये चीज नहीं है और ये मेरी बहन है, मेरे होते हुए ये नामुमकिन है और मैं बिल्कुल भी अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ूंगा जो आवारा और शराबी हो। तो वो बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोग इज्जत से ये रिश्ता कबूल करेंगे तो ठीक है, वरना हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। वो आदमी हमें धमकी देते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जैनब ने पिछले दिनों में हुई मारपीट के बारे में अब्बू जी को बता दिया। अब्बू जी मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले से ही मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, ये आदमी और इसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, अब्बू जी मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता। अब्बू जी बोले, अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अगली सुबह जैनब कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी तो मैं उससे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफी दिन गुजर चुके थे। इसके बाद ना तो मैंने उस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना कोई हमारे घर पर आया था। मैंने सोचा कि ये लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नोट किया कि अब्बू जी कुछ परेशान रहने लगे थे। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि अब्बू जी आप इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वो बोले, नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की फिक्र है। इस सिलसिले में मैंने पत्तों की मैं तुम्हारे ताया से बात की है, वो कह रही हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो काम का पता करके बता देंगे। मैं बोला, अब्बू जी आप फिक्र ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ये काम मिल जाएगा और फिर अगर मैं पत्तों की चला गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा और जैनब को भी कॉलेज छोड़ना है और फिर लेकर आना होता है। तो अब्बू जी बोले, तुम जैनब की फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे छोड़ भी आया करूंगा और लेकर भी आया करूंगा। इससे पहले मैं कुछ बोलता अब्बू जी बोले, अभी काम तो मिलने दो और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। 3 दिन के बाद ताया का फोन आया। वो अब्बू जी से बोले कि बिलाल को आज ही भेज दो। तो अब्बू जी बोले, क्या काम मिल गया है? ताया ने कहा कि अस्पताल में चौकीदार की जरूरत है, अगर आप ठीक समझो तो बिलाल को वहां से रवाना कर दो। और इस तरह मैं भावलपुर से पत्तों की चला गया। वहां मैं ताया के घर पर ही रहता था। सुबह होते ही नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही ना चलता कब शाम हो गई, मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। अस्पताल में इतवार को छुट्टी होती थी। अब्बू जी ने जल्दी जल्दी घर आने से मना किया था। बोले कि अगर तुम हर महीने घर आया करोगे तो जो कमाओगे वो किराए में ही लग जाया करेगा और तुम्हारा हर महीने घर आना ठीक नहीं है। मैंने हामी भरते हुए कहा कि जी अब्बू जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसे ही करूंगा। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हुए थे कि अब्बू जी ने फोन पर मुझे बताया कि हमने जैनब का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि जैनब अभी फर्स्ट ईयर की तुलबा थी, बहुत छोटी थी, वो
वो तो बस पढ़ना चाहती थी। मैंने अब्बू जी से कहा, अब्बू जी इतनी जल्दी आप ज़ैनब की शादी ना करें, वो अभी छोटी है। तो अब्बू जी बोले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता। और फिर ऐसे रिश्ते रोज दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बेटी से रिश्ता किया। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अभी इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि दोबारा अब्बू जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि ज़ैनब की शादी की तारीख तय हो गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे बगैर ही ज़ैनब का रिश्ता देखकर उसकी शादी की तारीख भी अब्बू जी ने तय कर ली, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था। ज़ैनब का इकलौता भाई था, वो मेरी लाडली बहन थी। मैंने अब्बू जी से कुछ भी ना कहा। अब्बू जी बोले, जुम्मा के दिन ज़ैनब की शादी है, कोशिश करना कि शादी में शामिल हो सको। मैं बोला, जी अब्बू जी, मैं जरूर आऊंगा। ये भी भला कोई कहने वाली बात है? पहले ही मैंने छुट्टी की दरखास्त दे दी थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। छुट्टी के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने फोन करके अब्बू जी को बताया कि अब्बू जी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो अब्बू जी बोले, कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना, लेकिन नौकरी छोड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि मैंने ज़ैनब की शादी के लिए बहुत सारा उधार उठा रखा है जो तुम्हें और मुझे मिलकर चुकाना है। अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा। और तुम यहाँ की फिक्र ना करो, यहाँ पर मैं हूं ना, मैं सारे इंतजाम देख लूंगा। मैं हैरान था कि अब्बू जी कैसी बातें कर रहे हैं कि एक भाई अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकता था। क्या मेरी बहन रुखसती के वक्त मेरी कमी महसूस नहीं करेगी? क्योंकि हर बहन बेटी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाई और बाप के साए में रुखसत हो। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं शहर में नौकरी के लिए आया ही क्यों था। ताया और उनकी फैमिली शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। मैं ही एक बदकिस्मत था जो कि अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सका। शादी जुमा के दिन हो गई। मेरी छुट्टी इतवार की थी। मैंने सुबह सुबह अपना जरूरी सामान बैग में रखा और बहावलपुर के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा माँ ने खोला। मुझे देखकर माँ के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों ही के शायद झलक रहे थे। मैंने माँ से सलाम करने के बाद ये जानते हुए भी कि ज़ैनब की शादी हो चुकी है, उसे पागलों की तरह घर में ढूंढने लगा। मुझे ऐसे ज़ैनब को ढूंढते हुए देखकर माँ बोली, बेटा तू तो जानता है तेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो इस घर से रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई है। मुझे ज़ैनब के बगैर घर बहुत खाली लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अब्बू से इजाजत लेकर ज़ैनब से मिलने के लिए चला जाऊं। दोपहर के वक्त जब अब्बू दुकान से खाना खाने के लिए घर आए तो मैंने अब्बू जी से कहा, मैं ज़ैनब से मिलना चाहता हूँ। ज़ैनब के बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। तो अब्बू जी घबरा कर बोले, बेटा तुम वहाँ क्या करने चाहोगे? जब वो इधर आएगी तो उससे मिल लेना। वो बहुत अमीर खानदान में गई है और तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो। ये ना हो कि तुम्हारा वहाँ जाना उन लोगों को अच्छा ना लगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो जाए। अब्बू जी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या चौकीदार की बहन होना कोई जुर्म है कि इसकी वजह से उसकी बहन को अपने भाई से मिलने भी ना दिया जाए। मैंने अब्बू जी से ज़ैनब के घर का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके घर का कोई पता ना मिला। आखिरकार 3 दिन घर में गुजारने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और पत्तों की रवाना हो गया। जब मैं अस्पताल गया तो मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि मैंने एक छुट्टी के बजाय 3 छुट्टियां की थी। जब मैं अस्पताल से वापस ताया के घर लौटा तो ताया भी गुस्से में थे। वो बोले, मैंने नौकरी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढी थी और तुमने इसे भी हाथ से गवा दी। मैंने ताया से कहा, आपके तो बहुत जाने वाले हैं, मेरा किसी और जगह काम का बंदोबस्त करवा दो। अगर मुझे काम ना मिला तो अब्बू जी बहुत गुस्सा होंगे। ताया बोले, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। मुझे ताया के घर खाली बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया था तो मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर कुछ लोगों की जरूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ताया तो घर पर नहीं थे। मैंने ताई से इजाजत ली कि ताया को बता देना मुझे काम मिल गया है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने वहां से भावलपुर जाने वाली बस पकड़ी और घर आ गया। घर जाते ही मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। उसने मुझे अपने मालिक से मिलवाया तो मुझे वहां पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का कानून ये था कि हफ्ते में 5 दिन काम करना होता था और 2 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन अब मैं घर जाता तो मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे ज़ैनब की बहुत याद आती, लेकिन मैं जब भी अब्बू जी से ज़ैनब से मिलने की बात करता तो वो मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों की शादी कर देते हैं तो रोज रोज उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। मैं पिछले दिनों में ज़ैनब से मिलकर आया हूँ। अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने अब्बू से छुपकर ज़ैनब के घर का पता मालूम कर लिया तो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने
मैंने छुट्टी वाले दिन जैनब के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिले हुए पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 2 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके थे। जब मैं जैनब के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 हट्टे-कट्टे गार्ड खड़े थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा, मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू जी सच कह रहे थे कि जैनब का ससुराल बहुत अमीर है और मेहरानी वाली जिंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं जैनब का भाई हूँ और उससे मिलने के लिए आया हूँ, तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर तो उसी गुंडे का है और वो गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का शौहर है। और मेरी बहन उसके सर की मालिश कर रही थी। जब जैनब की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागते हुए आकर मेरे सीने से लगी। मेरी बहन का शौहर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तंज करते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूंगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच करके दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि मुझे दूसरे शहर क्यों भेजा गया और अब्बू जी क्यों मुझे जैनब से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर उसको दुआएं देते हुए वापस घर लौट आया। घर आकर मैं बहुत रोया। मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने जैनब के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की, क्यों उस गुंडे के साथ उसकी शादी कर दी। अब्बू जी ये सब सुन रहे थे, कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वो लोग हमारे घर पर आए थे उसके अगले दिन वो मेरी दुकान पर आए और मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर मैंने जैनब की शादी उनके बेटे के साथ नहीं करवाई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से जैनब की शादी उनके बेटे से कर दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में वो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाते। हम बुढ़ापे में जवान औलाद का दुख नहीं देख सकते, इसलिए मैंने ठीक यही समझा कि जैनब की शादी इससे कर दूं। शादी के बाद जैनब एक बार घर आई थी। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले और उसका शौहर उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, अब्बू जी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि जैनब खुश नहीं है। और फिर वो शहर के मशहूर बदमाश गुंडे हैं, वो कैसे किसी की बहन बेटी को खुश रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो मैं कभी भी अपनी बहन की शादी इस इंसान से नहीं होने देता। अब्बू जी बोले, मैंने तुम्हें इसलिए पत्तों की भेजा था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। जैनब की शादी को 3 साल हो चुके थे। इस दौरान जैनब 2 से 3 बार घर आई थी। 2 साल बाद उसे बेटा हुआ। जब हमें पता चला कि जैनब अस्पताल में है तो हम फौरन अस्पताल चले गए। जैनब की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। नर्स ने बच्चा उसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका बच्चा सारी जिंदगी अपनी टांगों पर चल नहीं सकेगा। ये सुनते ही मेरी बहन का शौहर जोर जोर से रोने लगा। इतने में डॉक्टर बोले, आपके मरीज को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैं अम्मी अबू भागते हुए कमरे में गए थे। जैनब हमें देखकर बहुत खुश हुई। जैनब को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो बोली, भाई फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा कहाँ है, क्या आपने उससे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इतनी देर में जैनब के सास ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से जैनब का हाल चाल पूछने लगे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि जैनब भी उन्हें अम्मा और अब्बा कहकर पुकार रही थी। जैनब अपनी सास से बोली, माँ असद कहाँ है और मेरा बेटा कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, बेटी वो कहता है कि मुझ में जैनब का सामना करने की हिम्मत नहीं है। जैनब अपने ससुर से बोली, अब्बू जी आप जाएं और असद को अंदर लेकर आए। इसका ससुर गया और असद को अपने साथ लेकर आ गया। शर्मिंदगी के मारे असद ने अपनी नजर झुकाई हुई थी, क्योंकि वो जैनब का मुजरिम था। क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ नशे वाली चीजों का भी इस्तेमाल करता था। उसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज्जत खराब की थी और आज अल्लाह ने उसके बेटे को इसके किए की सजा दी तो उसे यह एहसास हुआ कि एक औलाद अपने माँ बाप को कितनी प्यारी होती है। बहुत सी बेटियों की जिंदगी खराब की है। असद जैनब के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, उससे माफी मांग रहा था कि जैनब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे उसी की सजा मिली है कि मेरा बेटा पैदाइश अपाहिज है। वो अपने माँ बाप से भी माफी मांगने लगा, क्योंकि उसका बाप एक अच्छा इंसान था और वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन असद की गुंडागर्दी की वजह से वो ना चाहते हुए भी हर बुरे काम में उसका साथ देता रहा। लेकिन इन दोनों का बर्ताव जैनब के साथ बहुत अच्छा था। वो सगे माँ बाप की तरह उसे प्यार करते थे। असद सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। उस दिन से असद ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब जैनब का बेटा 3 साल का हो गया तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि जैनब का बेटा बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगा। कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन असद ने यतीम खाने में खाना खिलाया। उसने हर उस लड़की से माफी मांगी जिसकी उसने जिंदगी तबाह की थी और अब वो एक अच्छा इंसान
इंसान बन चुका था। आज मेरी बहन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बहन अपनी जिंदगी में खुश है। अल्लाह सबकी बहनों को ऐसे ही खुश रखे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।